हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था एसडीजी कंप्लीट। आज का हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, औद्योगिकीकरण और आपके आपदा प्रबंधन में क्या रिलेशन है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आपदा प्रबंधन में औद्योगिक आपदाओं का प्रबंधन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, या ये लगाओ डिजास्टर को भी छोड़ो, औद्योगिकीकरण है। औद्योगिकीकरण क्यों होता है? किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार ही क्या है? आपका औद्योगिकीकरण है। लेकिन इसके साथ साथ औद्योगिक आपदाएं, जिसको हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहते हैं, ये भी एक खतरा बढ़ जाता है किसी भी देश के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो आपका रासायनिक रिसाव होता है, गैस लीकेज होती है, कहीं पर भी आग लग जाती है, विस्फोट हो जाते हैं, परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं। इन सब का हमारे मानव निर्मित आपदाएं जो ये सारी है आपकी औद्योगिक, कैसी कौन सी आपदा है? मैन मेड डिजास्टर किसको कह सकते हैं हम? इंडस्ट्रियल डिजास्टर को हम क्या कहेंगे? मैन मेड डिजास्टर। इनका सीधा संबंध किससे है? औद्योगिकीकरण से है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि औद्योगिकीकरण मेन रीजन है मानव निर्मित आपदाओं का। औद्योगिक आपदा है क्या? अगर हम बात करें औद्योगिक डिजास्टर की, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है क्या? देखो, जब कोई भी उद्योग हो, कि कोई भी किसी भी टाइप का उद्योग हो, फैक्ट्री हो, प्लांट हो, या कोई उसके अंतर्गत तकनीकी गतिविधि आ जाती है, टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण आपकी मानव जाति, हमारी संपत्ति और पर्यावरण को क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? औद्योगिक आपदा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो रासायनिक विस्फोट हो जाते हैं, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, परमाणु दुर्घटना होगी, आपके गैस रिसाव हो गई, ये सब क्या है? ये हमारे सारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर हैं, औद्योगिक आपदा हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम औद्योगिक आपदाएं। औद्योगिक आपदाएं वे घटनाएं हैं जो औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे रासायनिक पदार्थों के रिसाव, विस्फोट, आग या तकनीकी खामियों से उत्पन्न होती है। ये आपदाएं कैसी होती हैं? मानव जीवन, पर्यावरण, संपत्ति और हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो आपका एनडीएमए है, एनडीएमए, कलर चेंज कर लेते हैं, जो आपका क्या है? एनडीएमए है, एनडीएमए। इसके द्वारा कुछ दिशा निर्देशों के अनुसार औद्योगिक आपदाएं मुख्य रूप से आपके रासायनिक संयंत्रों, परिवहन, भंडारण या उत्पादन इकाइयों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, किससे जुड़ी होती हैं? रासायनिक संयंत्र, परिवहन, भंडारण या उत्पादक इकाइयों से जुड़ी होती हैं। ये आपदाएं अचानक होती हैं और बिना पूर्व संकेत, यानी कि कोई भी पहले संकेत नहीं मिलता जिससे ये हम अलर्ट हो जाएं। ठीक है, ऐसा कोई भी संकेत घटित ही नहीं होता। इसलिए आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, तत्काल प्रक्रिया, जो आपका मिटिगेशन होता है, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और दीर्घकालिक पुनर्वास पर विशेष जोर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे आपका कार्बोइड था, कौन सा था? 1984 में जो आपकी यूएसए की एक कंपनी थी कार्बोइड, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसकी वजह से। ठीक है, औद्योगिक आपदाओं का प्रबंधन 4 चरणों में विभाजित होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका मिटिगेशन, क्या रोकथाम की तैयारी हो, प्रिपेयर्डनेस, प्रतिक्रिया और आपकी रिकवरी। इन औद्योगिक की प्रबंधन नहीं, हमारा जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट है ये इन्हीं पे डिवाइड होता है। किनमें? 4 चरणों में। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपके? वो मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये दिशा निर्देशन कारखाना अधिनियम जो आपका 1948 में आया था, कौन सा? बॉयलर्स एक्ट 1923 और आपदा प्राधिकरण अधिनियम 2005 पर आधारित है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कारखाना अधिनियम कब आया था, तो हम कह देंगे 1948 में आया था। कौन से एक्ट के थ्रू आया था? कह देंगे हम बॉयलर्स एक्ट के थ्रू आया था। बॉयलर्स एक्ट 1923 के तहत एक अधिनियम बनाया गया था, कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, और आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 पे, ये सारी जो आपका मिटिगेशन हो गया, आपका रिस्पॉन्स हो गया, रिकवरी होगी, ये सब इसी के अंतर्गत बनाए गए थे।
तो आपसे क्या क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ये बताओ कि बॉयलर्स एक्ट कब आया था। बॉयलर्स एक्ट कब आया था, हम कह देंगे बॉयलर्स एक्ट आया था 1923 में। कब आया था, 1923 में आपका बॉयलर्स एक्ट आया था। उसके अंतर्गत कारखाना अधिनियम कब बना, हम कह देंगे 1948 में कारखाना अधिनियम बना। और ये सारी जो आपदा प्रबंधन की चीजें हैं ये सब किस पर आधारित है, आपके बॉयलर्स एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पर ही ये सब आधारित हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बताओ कि भाई क्या प्रकार है, क्या टाइप्स हैं इसकी। औद्योगिक आपदाएं निम्नलिखित कितने प्रकार की होती है, हम कह देंगे कि कुछ प्रकार की होती हैं, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है आपका केमिकल डिजास्टर। क्या आ जाता है, केमिकल डिजास्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक आपदाएं। क्या बोलते हैं हम उसको, रासायनिक आपदाएं, यानी कि जहरीली गैस, रसायन का रिसाव। फॉर एग्जाम्पल आपका भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था। ठीक है, रसायनों का रिसाव होता है, जैसे जहरीली गैस आपकी जैसे MIC गैस होती है या आपकी एसिडिक गैस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भोपाल गैस लीक हुआ था 1984 में। कब हुआ था, 1984 में हुआ था। कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, 1984 में हुआ था। जैसे फिर आ जाता है हमारा फायर एंड एक्सप्लोजेशन। एक्सप्लोजिशन जैसे आपका आग और विस्फोट हो गया, तो जैसे फैक्ट्री बॉयलर का फटना, तेल रिफाइनरी में आग लग जाना, ये क्या होता है, ये होता है आपका आग और विस्फोट का डिजास्टर। ठीक है, जैसे बॉयलर विस्फोट हो गया आपका, या ज्वलनशील पदार्थों से होता है, या फैक्ट्री में तेल की रिफाइनरी में आग लग जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके 2025 में हुआ था भरूच फार्मास्यूटिकल जो फैक्ट्री है उसमें विस्फोट हुआ था। कहाँ हुआ था, भरूच में हुआ था। किस फैक्ट्री में हुआ था, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री विस्फोट हुआ था। कब हुआ था, 2025 में हुआ था। फिर जैसे आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है, हम कह देते हैं फिजिकल डिजास्टर। फिजिकल डिजास्टर क्या होता है, फिजिकल डिजास्टर होता है कि किसी भी मशीनरी में तो कोई टेक्नोलॉजिकल कोई इशू आ जाए, यानी कि आपकी मशीनरी विफलता या संरचनात्मक ढहना, यानी कि कोई भी फिजिकल डिजास्टर कैसे हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इशू आ जाए। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे फिजिकल डिजास्टर होता है। फिर होता है जैसे आपका परिवहन संबंधी आपदाएं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंसिडेंट्स हो जाते हैं आपके ट्रक या रेल, या आपकी जो इनकी पाइपलाइन में इनमें केमिकल का रिसाव हो जाता है। ठीक है, जैसे ट्रक में रिसाव हो जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में भी आजकल जो ये LPG और आपका जो गैसेस चली हुई हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां चली हुई हैं, कुछ भी चला हुआ है, इनमें ब्लास्ट हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, परिवहन संबंधी आपदाएं होती हैं। फिर हो गया हमारा जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर या बायोलॉजिकल डिजास्टर। न्यूक्लियर डिजास्टर कैसे होते हैं, जैसे आपका रेडिएशन का रिसाव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक, अगर हम बात करें आपका फुकुशिमा में हुआ था या चेरनोबिल में हुआ था, ये क्या है, ये आपके परमाणु आपदाएं हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था, चेरनोबिल में भी हुआ था और फुकुशिमा में भी हुआ था। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो परमाणु या जैविक आपदाएं कैसी होती हैं, रेडिएशन का रिसाव हो जाए या जैविक एजेंटों से हो जाए। हालांकि ये कम सामान्य है, ये एक प्रकार के जो आपके हेज़कैम कोड होते हैं। हेज़कैम कोड क्या होते हैं, अगर हम हेज़कैम कोड को समझें तो हेज़कैम कोड क्या होता है, कोई इसके बारे में मुझे बता सकता है, हेज़कैम कोड क्या होता है। इसमें जैसे 2x किस लिए होता है, पानी के स्प्रे। 3y क्या होता है, फोम। इसके आधार पर यह वर्गीकृत किया जाता है। हेज़कैम कोड क्या होता है, कोई बता सकता है। हेज़कैम कोड होता है आपका हैज़ार्डियस केमिकल कोड, जिसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में सुनो तो जिसको हम हार्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैज़ार्डियस केमिकल कोड। हैज़ार्डियस केमिकल कोड, इसको हम क्या बोलते हैं, हैज़ार्डियस केमिकल कोड। 2 मिनट रुकना भाई। दो मिनट थोड़ा हम ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि
पेन की चार्जिंग खत्म हो गई है, डिस्चार्ज हो गया तो उसको चार्जिंग में लगाया। तो देखो क्या होता है, अगर हम न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल डिजास्टर की बात करें तो उसके अंतर्गत क्या आता है आपका, जैसे जो ये आपका हैजकैम कोड है, हैजकैम कोड का फुल फॉर्म क्या होती है, हैजार्डियस केमिकल। क्या होती है, हैजार्डियस केमिकल। हैजार्डियस केमिकल कोड क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो हम कह देंगे जो हैजकैम कोड है ये एक इमरजेंसी इंडिकेशन कोड होता है, जिसको हम कह देते हैं आपातकालीन पहचान कोड। किस लिए यूज होता है इसका, इसका होता है जो आपके खतरनाक रसायन होते हैं, खतरनाक हमारे केमिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे परिवहन और दुर्घटना के समय तुरंत जो जानकारी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैजकैम कोड बोलते हैं। और ये कोड हमें ये बताता है कि ये कौन सा केमिकल है, इससे क्या खतरा होता है, आग, रिसाव या दुर्घटना में कैसे सावधानी बरतनी है। यही क्या है आपका हैजकैम कोड है, जिसको हम बोलते हैं हैजार्डियस केमिकल कोड। ये कहाँ यूज होता है, अगर हम इसकी बात करें कहाँ यूज होता है हैजकैम कोड। हैजकैम कोड यूज होता है जैसे आपके तेल टैंकर्स हो गए, गैस सिलेंडर ट्रैक हो गया, केमिकल ले जाने वाले हमारे व्हीकल्स हो गए, औद्योगिक जो दुर्घटनाएं होती है उस टाइम पे, या हमारे सड़क हो गया, रेल हो गया, बंदरगाह परिवहन ये हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे ये यूज किया जाता है। जो हैजकैम कोड का उद्देश्य की बात करें तो ये इसका उद्देश्य क्या है भाई, आपातकाल में तुरंत पहचान करना, हमारी जो फायर ब्रिगेड होगी, हमारी पुलिस होगी या एनडीआरएफ की टीम होगी, इनसे सही कार्रवाई में मदद लेना, आग, विस्फोट, रिसाव से नुकसान कम करना, ठीक है, मानव व पर्यावरण की सुरक्षा करना। अगर अब हम बात करें कि हैजकैम कोड में क्या क्या होता है, तो हम कह देंगे कि हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं HIN। HIN क्या होता है, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो खतरे के प्रकार बताता है कि जैसे फ्लेमेबल है या टॉक्सिक है या कैरोसिव है, यानी कि या तो ज्वलनशील है, विषैला है या संक्षारक है, कैसा है। ठीक है, ये क्या होता है, HIN कोड होता है। क्या होता है ये, HIN कोड होता है। तो चलो अब हम लिख के अपना समझते हैं कि हैजकैम कोड क्या होता है। ठीक है, क्या होता है हैजकैम कोड, हार्डियस केमिकल, हैजार्डियस केमिकल कोड होता है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि खतरनाक रसायनों के, जैसे हमारे कोई भी दुर्घटना हो जाती है उससे पहले हमें इंडिकेट देता है। अगर हम बात करें इसके कौन कौन से कोड होते हैं, तो इसके कोड देख लो बस आप, कोड इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अगर हम बात करें हैजकैम कोड्स की, हैजकैम कोड्स की अगर हम बात करें तो पहला ही होता है आपका HIN। HIN क्या होता है, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हमें बताता है कि खतरा कितने प्रकारों का है, खतरों के प्रकार बताता है। ये हमें क्या बताता है, खतरों के प्रकार बताता है कि ये खतरे ज्वलनशील हैं या विषैले हैं या आपके संक्षारक हैं, कैसे हैं ये खतरे, ये बताता है। इसमें जो सेकंड नंबर आता है इस कोड में, हैजकैम कोड में, वो होता है आपका UN नंबर। UN नंबर क्या होता है, UN नंबर आपका 4 अंकों का एक इंटरनेशनल कोड होता है, 4 डिजिट्स का इंटरनेशनल कोड होता है। इंटरनेशनल कोड होता है ये, जैसे, और ये बताता है कि आपके जितने भी हमारे हैजर्ड केमिकल हैं, जितने भी हमारे खतरनाक केमिकल हैं, उनका UN नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का UN नंबर क्या है, UN 1203 है। जैसे आपका डीजल है, डीजल का अगर हम UN नंबर देखें तो क्या है, UN 1202 है। ठीक है, ऐसे ये 4 अंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड देता है हमें, वो क्या होता है, हैजकैम में UN कोड हो गया। फिर जैसे इसमें थर्ड जो होता है वो होता है आपका डेंजर सिंबल। क्या होता है, डेंजर सिंबल। डेंजर सिंबल कैसे होते हैं, डेंजर सिंबल जैसे आपको आग का सिंबल बना के दे दे, ठीक है, आग का सिंबल बना के दे दे,
कि भाई आग लगी हुई है, फायर का दे दे। जैसे जहर का सिंबल आता है ना, वो एक खोप ऐसे स्केलेटन की खोपड़ी सी बनी होती है, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा होता है, ये होता है पॉइजन का, यानी कि जहर का सिंबल। अगर आप इन सिंबल की बात करो तो भाई समझ जाओ, जैसे एक स्केलेटन की खोपड़ी होती है हमारी खोपड़ी के ऊपर ऐसे दो हड्डियां ऐसे निकली होती हैं, ठीक है, वो होता है जहर का सिंबल। विस्फोट का सिंबल हो गया कोई भी ऐसे स्टार सा बना के ऐसे आग सी बना के दे देंगे उसके अंतर्गत, ये क्या होता है, विस्फोट का सिंबल, ठीक है। एक होता है आपका रेडियोधर्मी का सिंबल होता है, ऐसे एक डेविल सा बना देते हैं, बीच में एक आदमी सा ऐसे करके, जिसकी आंखें ऐसे ऐसे करके कुछ, ठीक है। ये किसका होता है, रेडियोधर्मी का होता है। किसका सिंबल होता है, ये रेडियोधर्मी सिंबल होता है, ठीक है। अगर हम फिर इसमें कौन सा होता है, 4th नंबर पर होता है इसमें इमरजेंसी एक्शन कोड, जिसको हम बोलते हैं EAC कोड, यानी कि इमरजेंसी एक्शन कोड। ये क्या होता है, इमरजेंसी एक्शन कोड होता है, यानी कि दुर्घटना में क्या करना है और क्या नहीं करना, इस चीज का हमें बताता है। जैसे पानी डालना है या नहीं आग लग जाए, फोम का यूज करना है या आपके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना है, लोगों को कितनी दूर तक हटना है, ये काम कौन करता है, आपका इमरजेंसी एक्शन कोड काम करता है ये। अगर हम भारत में हैजकैम कोड से संबंधित नियम को देखें, अगर हम हमारे भारत की बात करें इन कोड से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपका आता है क्या, मोटर व्हीकल एक्ट। क्या आता है, मोटर व्हीकल एक्ट आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और मुझे बताओगे आप मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था, ठीक है। सेकंड आपका क्या आता है, जैसे केमिकल एक्सीडेंट्स का आ जाता है, जैसे इमरजेंसी प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस रूल्स। केमिकल एक्सीडेंट केस ये कब आया था, इसके रूल्स कब आए थे, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं आपका इमरजेंसी प्लानिंग की, इमरजेंसी प्लानिंग की बात करते हैं हम इसमें, और हम बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस की, और रिस्पॉन्स की। ये रूल्स कब आए थे, ये रूल आपके बने थे भारत में कब, 1996 में। पर मोटर व्हीकल एक्ट तो आप मुझे बताओगे कि कब आया था, ठीक है, लास्ट में बताऊंगी अगर मुझे बताना होगा तो, ठीक है। केमिकल एक्सीडेंट्स रूल्स कब आए थे, 1996 में आए थे। फिर जैसे आपका आया था इसी के अंदर भारत की बात करें तो फैक्ट्रियस एक्ट आया था आपका, कौन सा एक्ट आया था, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं इन पर एक्ट लगा था। फिर आपका कौन सा आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में। ये हमारे भारत के अंतर्गत इनके कोड्स आए थे। इन हैजकैम कोड का आपदा प्रबंधन में क्या रिलेशन है, देखो जैसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर में है, रासायनिक रिसाव हो गया, गैस लीक हो गया, या आपकी सड़क दुर्घटना, केमिकल ट्रक हो गए, या आपका CBRN आपदाओं से निपटने में सहायक होते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये क्या पूछ सकता है कि ये बताओ हैजकैम कोड क्या है, तो हम कह देंगे हैजर्डियस केमिकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है। इसका यूज किस लिए होता है भाई, रासायनिक आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए होता है। UN नंबर क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान संख्या होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम कह देंगे तुरंत सही प्रतिक्रिया और नुकसान में कमी हो, ये इसका उद्देश्य होता है। किस आपदा से संबंधित है, हम कह देंगे औद्योगिक और रासायनिक आपदा से संबंधित है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, ठीक है, कि ये क्या चीज है। ये जैसे हैजकैम कोड हो गया आपके, 2X पानी से स्प्रे करना, या 3Y फोम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ये सब क्या है, हमारे हैजकैम कोड्स हैं। फिर अगर हम बात करें औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभाव यानी कि नुकसान क्या होते हैं, ठीक है, कैसे ये विनाशकारी होती है औद्योगिकीकरण। औद्योगिक आपदाओं के परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अत्यंत विनाशकारी होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं, और क्या होगा, विनाशकारी ही होगा, ठीक है। तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्या होता है, देखो जैसे एक सेकेंड रुकना,
देखो, जनहानि जनहानि होती है गैस रिसाव या विस्फोट से सैकड़ों लोगों की तत्काल मृत्यु हो सकती है। जैसे आपके गैस त्रासदी जो हुआ था भोपाल कांड, रातों रात लोग कितने मर गए थे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है जीवित बचे लोगों में, जैसे कैंसर हो जाता है, उनमें सांस का इश्यू हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, उनकी आईज में इफेक्ट हो जाता है, यानी कि अंधापन आ जाता है, जन्मजात विकृतियां आ जाती है जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ये सब इसमें देखी जाती हैं। फिर अगर हम बात करें कि भाई पर्यावरण प्रदूषण भी तो होता है, हमारा हवा पानी मिट्टी सब कुछ जहरीला हो जाता है केमिकल रिसाव से। तो नदियों में रसायनों का गिरना जलीय जीवन को नष्ट करता है। आर्थिक नुकसान क्या होता है, संपत्ति का तो विनाश होता ही है, लोग बेरोजगार भी होते हैं जो वहां पे काम करते हैं, आपदा के बाद पुनर्वास पर भारी खर्च भी होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम इसमें बायोडायवर्सिटी की बात करें कि पारिस्थितिक असंतुलन कैसे होता है, लंबे समय तक उस क्षेत्र पर आपकी जो बायोडायवर्सिटी है वो प्रभावित रहती है, जैव विविधता उस टाइम तक बनी रहती है। जैसे आपका हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु अटैक किया था यूएसए ने, उसके बाद आप वहां का हाल देख लो, आज तक वहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहे हैं। ठीक है, 4 रीजन, क्या रीजन है औद्योगिक आपदाओं के प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला तो हमारा ह्यूमन एरर ही है, मानवीय त्रुटि ही है। अपर्याप्त प्रशिक्षण, यानी कि स्किलफुल वो होते नहीं है, लापरवाही करते हैं, गलत संचालन होता है, और लगभग 70 to 80% जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, ये हमारी ह्यूमन एरर की वजह से ही होते हैं। टेक्निकल फेलियर हो जाता है, तकनीकी खामियों की वजह से होता है। उपकरणों का रख रखाव न होना, जैसे बॉयलर की अनियमित जांच ना हो तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमारा नेचुरल फैक्टर आ जाता है। प्राकृतिक कारण क्या है, भूकंप आ जाए या बाढ़ से संयंत्र क्षति हो जाए, यानी कि बाढ़ से आपके प्लांट को नुकसान हो जाए। ठीक है, अगर हम रेगुलेटरी लैप्स की बात करें, नियामक कमियों की बात करें, तो जो हमारा सुरक्षा मानक है उनका पालन ना होना, सुरक्षा मानकों का पालन ना होना, ये भी एक रीजन है। अगर हम एनवायरमेंटल रिस्क की बात करें तो ऑब्वियस बात है, अगर केमिकल डिजास्टर हो रहा है या आपका इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो रहा है, उससे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमेशा हाई चला जाएगा और दबाव से रासायनिक प्रतिक्रियाएं और बढ़ेंगी। ठीक है, फिर अगर हम अब देखते हैं कि इनकी केस स्टडी, कौन कौन से केसेस आए थे इंडस्ट्रियल उसमें, तो सबसे पहला आपका क्या आया था, भोपाल गैस कांड आया था। कब आया था, 1984 में आया था। कौन सी कंपनी थी तब, आपकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, जो यूएसए की एक फैक्ट्री थी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, किसका रिसाव हुआ था, एमआईसी गैस रिसाव हुआ था, जो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट होता है उसका रिसाव हो गया था। कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री लगी हुई थी, हजारों मौत हुई थी, और भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा भी यही थी। इसके लिए एक मूवी आई हुई है राजपाल यादव की, देखना 2-3 साल पहले आई थी, क्या नाम था उसका, प्रे फॉर रेन कुछ करके ऐसे था। ठीक है, आप वो मूवी देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो घटना थी इसके बाद ही आपके भारत में औद्योगिक सुरक्षा कानून सख्त हुए थे, इससे पहले नहीं हुए थे। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। क्या प्रभाव पड़ा था, 3000 से अधिक मौतें हुई थी, और अनौपचारिक आंकड़ा कहीं इससे भी ज्यादा हो सकता है भाई, और लाखों लोग आज भी इसके दुष्प्रभाव से जुड़े हुए हैं। इससे क्या सीख मिली थी, जो हमारे औद्योगिक सुरक्षा मानक हैं और घनी आबादी के पास फैक्ट्रियों का निर्माण पर सवाल उठे हैं इस चीज पे। ठीक है, इसके बाद ही औद्योगिक सुरक्षा कानून सख्त हुए थे। फिर जैसे आपका एक हुआ था, कौन सा, विशाखापट्टनम वाला केस हुआ था एलजी पॉलीमर्स का। कौन सा हुआ था, एलजी पॉलीमर्स का गैस रिसाव हुआ था। कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपके विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, तो जो ये विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स में गैस रिसाव हुआ था, ये कब हुआ था, 2020 में हुआ था। क्यों हुआ था, जब हमारा कोरोना टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम क्या हुआ था, एक स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था, स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था, और इससे ज्यादा लोग तो नहीं मरे, कुछ 12-15 के करीब हैं, लेकिन इसकी वजह से कुछ सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और ये हमारे मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी चूक मानी गई थी। कौन सा, आपका जो विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स में गैस रिसाव हुआ था। कब हुआ था, 2020 में हुआ था, लॉकडाउन के दौरान।
स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था? स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था। क्या प्रभाव पड़ा था? 12 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। यह आधुनिक समय की एक बड़ी चूक मानी गई है। फिर एक हुआ था आपका 1986 में। 1986 में आपका, मैंने बताया था ना, चारनोबिल परमाणु आपदा आई थी। ये क्या थी चारनोबिल परमाणु आपदा? जो हमारा सोवियत संघ था, जिसको हम यूएसएसआर बोल देते हैं, ठीक है, यूक्रेन में, यूक्रेन और रशिया का भी वार चला हुआ है, वहां पर सोवियत संघ में एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, यूएसएसआर में। ठीक है, यूएसएसआर का ही पार्ट क्या था उस टाइम? यूक्रेन था। ठीक है, फिर यूएसए की वजह से, यूएसए ने इसको क्रिसमस के डे में गिफ्ट कर दिया, इसको तुड़वा दिया भाई। ठीक है, जो आपकी यूएसएसआर थी वो उस टाइम टूटी थी। तो देखिए, यूक्रेन में जो आपका उस टाइम का सोवियत संघ का पार्ट था, इसमें एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ? भारी मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैला, जिससे पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। ठीक है, फिर आपका एक भरूच बॉयलर विस्फोट हुआ था। भरूच बॉयलर विस्फोट कब हुआ? अभी 2025 में ही हुआ। इसमें क्या हुआ था? जो आपका फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी, इसमें एक विस्फोट हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे। फिर जैसे आपका एक 1996 में हुआ था, कौन सा? दिल्ली ऑटोमोबाइल फैक्ट्री विस्फोट। इसमें भी 12 लोगों की मौत हो गई थी। और ये एग्जाम्पल हमें क्या दर्शाते हैं? कि औद्योगिक विकास के साथ जोखिम बढ़ता है। अगर अब हम बात करें किस चीज की, कि आपदा प्रबंधन के चरण और प्रोजेक्ट्स क्या हैं, भारत में क्या क्या चीज आई थी, तो सबसे पहले अगर हम अब बात करें, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने औद्योगिक आपदाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए। जैसे आपके कुछ एक्ट्स एंड लॉ आए थे, विधायी ढांचा तैयार किया। कहाँ, कब के बाद किया? जो आपका भोपाल त्रासदी केस 1984 हुआ था, उसके बाद एक अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। भोपाल त्रासदी के बाद कड़े नियम बनाने के लिए लाया गया था। कब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986 में आया था, 1986 में आया था। रीजन पूछ ले तो जो भोपाल हमारा गैस त्रासदी कांड हुआ था, उसके बाद लेके आए थे इसको। फिर हमारा आया था सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 में। कौन सा आया था? सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 में आया था, जो हमारे डिजास्टर के टाइम पे पीड़ित लोग होते थे, उनको तत्काल सहायता देने के लिए बना था। कौन सा? सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। फिर आपका आया था जैसे फैक्ट्री अधिनियम 1948। ठीक है, ये बॉयलर एक्ट 1923 के तहत बनाया गया था और इसको संशोधित किया। फिर श्रमिकों की सुरक्षा के कड़े प्रावधान इसके अंतर्गत जोड़े गए। फिर आपके आए थे प्रमुख प्रोजेक्ट, और अगर हम पहल की बात करें तो वही आपका जो एनडीएमए है, ये क्या करता है? गाइडलाइंस तैयार करता है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने रासायनिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे। जैसे ऑफ साइट एंड ऑन साइट इमरजेंसी प्लान आया। कौन सा आया था? एक तो आपका एनडीएमए की गाइडलाइंस आई थी, दूसरा आपका ऑफ साइट एंड ऑन साइट इमरजेंसी प्लान आया, कि जिसमें जो भी खतरनाक उद्योग हैं उनके लिए ये अनिवार्य है और उनके पास आपदा से निपटने की योजना, प्लानिंग कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आया था आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि जो आपके सेंसर्स होते हैं, जहाँ पे आपका गैस रिसाव या भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, हीट ज़्यादा बढ़ जाए, तो एक अलार्म बजता है, टू 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 टू। आपने सुना होगा इमरजेंसी अलार्म कैसे बजता है। ठीक है, सेंसर आधारित सिस्टम है जो गैस रिसाव या तापमान बढ़ने पर तुरंत अलार्म बजा देता है। ठीक है, ये हमारे प्रमुख प्रोजेक्ट और हमारी पहल थी। अगर अब हम देखें कि आप औद्योगिक आपदा प्रबंधन हेतु सुझाव क्या क्या होने चाहिए, तो एक तो आपका बफर जोन होना चाहिए, जहाँ पे उद्योगों और रिहायशी इलाकों के बीच खाली जगह यानी कि ग्रीन बेल्ट होनी अनिवार्य है। नियमित ऑडिट होनी चाहिए, समय समय पर सुरक्षा उपकरणों की जांच होनी चाहिए। मॉक ड्रिल होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे वहाँ के आसपास के लोग हैं या जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको आपदा के समय बचाव के तरीकों का अभ्यास करवाना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या होता है? खतरनाक रसायनों की निगरानी के लिए ड्रोन और एआई का प्रयोग करना। अगर हम बात करें प्रबंधन रणनीतियों की, तो सबसे पहला क्या आ जाता है हमारा मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला क्या आ जाता है? मिटिगेशन, यानी कि जो आपकी सुरक्षित औद्योगिक डिजाइन बनाना चाहिए, हैजर्ड मैपिंग होनी चाहिए,
सेफ्टली ऑडिट होनी चाहिए, बीआई स्टैंडर्ड से होना चाहिए, या डक्टाइल डिटेलिंग होनी चाहिए, ग्रीन बफर जोन्स होने चाहिए। मिटिगेशन में हम यही काम करते हैं कि जोखिम मूल्यांकन होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट यानी कि FMEA है जो आपका फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है, उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका जो हैज़ोप है यानी कि हैज़र्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी का उपयोग करना चाहिए। अगर इसकी सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के क्या उपाय होने चाहिए, क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, तो वही ऑन साइट ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान होने चाहिए, मॉक ड्रिल हो गया, वर्कर्स ट्रेनिंग होगी, इमरजेंसी एग्जिट प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी कंट्रोल नंबर होने चाहिए, सुरक्षा उपाय में नियमित जांच हो, PPE व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्धता होनी चाहिए, हैज़ कैम लेबलिंग होनी चाहिए, कोड्स होने चाहिए, मॉक ड्रिल होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम इसमें ऑनलाइन ऑन साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान्स होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें नियामक अनुपालन की, ठीक है, कारखाना अधिनियम और बॉयलर्स एक्ट का कड़ाई से पालन, सुरक्षा और ऑडिट अनिवार्य होती है। अगर हम इस पे क्या प्रतिक्रिया करें तो भाई फायर ब्रिगेड का ठीक टाइम पे कंट्रोल हो। ठीक है, अगर हम इसके प्रशिक्षण की बात करें तो कर्मचारियों को मॉक ड्रिल और SOPS पर प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके प्रिपेयरनेस की बात करें, क्या तैयारी होनी चाहिए, तो वही आपके इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होना चाहिए, ऑन साइट और ऑफ साइट योजनाएं होनी चाहिए, इमरजेंसी रैपिड रिस्पांस होने चाहिए, इमरजेंसी रैपिड रिस्पांस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं ERRIS। ठीक है, इमरजेंसी रैपिड रिस्पांस इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग होना चाहिए। संसाधन जैसे आपके फायर अलार्म होना चाहिए, निकासी का एग्जिट वो होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट प्लान होना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होने चाहिए। अगर हम समन्वय की बात करें तो जो आपके स्थानीय प्रशासन है, जो आपका जैसे NDRF की टीम होगी, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो गया, अग्निशमन हो गए, जो आपके फायर ब्रिगेड वाले हैं, चिकित्सा टीमों के साथ होने चाहिए। जागरूकता क्या होनी चाहिए, समुदाय स्तर पर अभियान और टोल फ्री आपके जो भी हेल्पलाइन नंबर होते हैं वो होने चाहिए। फिर बात करते हैं क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो वही भाई आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए, भाई एरिया को ही खाली कर दो, रिसाव को रोकना चाहिए, जो है आपके हैज़ कैम कोड के आधार पर होते हैं। टीमें जैसे आपकी NDRF होगी, पुलिस होगी, फायर ब्रिगेड की सक्रियता होनी चाहिए, डिक्रिमेशन शुद्धिकरण होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, एवोकेशन होना चाहिए, गैस लीक पे कंट्रोल होना चाहिए, मीडिया कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फायर ब्रिगेड सबसे ज़रूरी होती है। संचार, चेतावनी प्रणाली और निर्णय समर्थन होना चाहिए, जैसे रासायनिक जोखिम मूल्यांकन करना, चिकित्सा जैसे एंटीडोट्स, घायलों के उपचार और निगरानी के लिए होनी चाहिए। अगर हम इसकी रिकवरी या रिकंस्ट्रक्शन की बात करें या ही रिहैबिलिटेशन की बात करें तो देखो, प्रभावित लोगों का पुनर्वास होना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, पर्यावरण को बहाली देनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की बहाली यही चीज़ होती है, और बिल्ड बैक बेटर पर काम करना चाहिए। क्षेत्र बहाली, प्रदूषित क्षेत्रों की सफाई होनी चाहिए, पर्यावरणीय पुनर्जनन होना चाहिए। सहायता के लिए प्रभावितों को मुआवजा देना चाहिए, स्वास्थ्य निगरानी और मनोवैज्ञानिक सहायता देनी चाहिए। पुनर्निर्माण के लिए जो क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत होनी चाहिए और सुरक्षा ऑडिट के बाद ही हो तो वो अच्छा होता है। सुधार के लिए हम क्या करते हैं, घटना की जांच करते हैं, यानी कि फॉरेंसिक एनालाइज करते हैं, नीतिगत उसमें चेंज करना चाहिए। अगर हम बात करें संस्थागत ढांचे की, तो आपका राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आपकी NDMA है, NDMA क्या करता है, नीति निर्माण करता है, कानून बनाता है। ठीक है, आपका पर्यावरण मंत्रालय हो गया। अगर हम राज्य स्तर की बात करें या जिला स्तर की बात करें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, या आपका DDMA हो गया, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका NDRF की टीम होनी चाहिए रेस्क्यू करने के लिए, NIDM की टीम होनी चाहिए, किसके लिए, प्रशिक्षण के लिए करनी चाहिए। और आपका जो फैक्ट्रियस एक्ट आया था 1948 उस पर काम होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के कानून को फॉलो करना चाहिए। अगर अब हम बात करें अन्य क्या संस्थागत ढांचे होने चाहिए, तो हम कह देंगे औद्योगिक सुरक्षा जो निदेशालय है हमारा DISH, जैसे आपका परमाणु के लिए IAEA है,
अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करें तो आपका ILO हो गया या UNEC हो गया, इसके दिशा निर्देशन पे काम करना चाहिए। अगर अब इसकी फुल फॉर्म चाहिए तो इनकी फुल फॉर्म मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। DISH, क्या होता है DIS? औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय। क्या होता है DISH? औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय, ठीक है। क्या होता है? औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय। जो आपका DISH है ये है ना आपके हेल्थकेम कोड से ही जुड़ा हुआ है। इसको है ना हम ये बोल देते हैं जैसे ये आपके सैटेलाइट इसरो हो गया, आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, GIS हो गया। ये क्या काम करता है? जो आपका ड्रोथ हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, इन सब से जुड़ा होता है DIS। तो अगर आपको DIS जानना है तो थोड़ा सा सर्च कर लो भाई DIS। अभी मैं पूरा लिखूंगी तो टाइम बहुत लग जाएगा। ये सिर्फ एक चीज याद रखना, जो आपका DIS है ये आपका किस पर काम करता है? एंटीना पर काम करता है। किस पर काम करता है? आपके एंटीना पर काम करता है। ये सैटेलाइट डिश होती है। जो आपका डिश नहीं होता, डिश टीवी से याद कर लो, डिश आती थी ना हमारे, डिश टीवी लगे थे, सैटेलाइट डिश होती है। सैटेलाइट डिश का मतलब हो गया जैसे आपका इसरो हो गया या आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, इसके संदर्भ में होता है। डिश क्या होता है? डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम हब। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम हब, ठीक है। फुल फॉर्म की याद रखो बस। और आपका जो IAEA है, IAEA ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे न्यूक्लियर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? IAEA हमारे न्यूक्लियर से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अगर हम IAEA की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या है? चलो इनकी फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ। फुल फॉर्म तो याद होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आ जाए। IAEA क्या होती है? आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है। क्या होती है? IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपके वियना में, जो आपके ऑस्ट्रिया में है। वियना किसके अंतर्गत है? वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। UN से ये रिलेटेड है। जो आपकी IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये क्या है? एक वैश्विक संगठन है जो क्या सुनिश्चित करता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो रहा है या किसी के देश पे बम फोड़ने के लिए हो रहा है। स्पष्ट बात ये है, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो कि भी अच्छे काम के लिए हो रहा है या किसी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए हो रहा है, ये इस चीज़ पर निगरानी रखता है कि भाई बिजली के लिए हो या आपकी चिकित्सा के लिए हो, कृषि शोध के लिए हो, किस चीज़ के लिए काम हो रहा है इस पे। तो इस चीज़ की निगरानी कौन करता है? IAEA करता है, आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करती है कि भाई ये किस काम के लिए हो रहा है, किसी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हो रहा है या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है, ठीक है। जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में हम बात करें तो IAEA के अंतर्गत जैसे आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। परमाणु संयंत्रों में दुर्घटना हुई थी
जैसे आपका फिर रेडिएशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाना हो जाता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती है, या आपकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है। ये किससे जुड़े होते हैं? ये सारे हमारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ना कुछ समझौते हुए थे। अगर हम 2 समझौतों की बात करें तो एक तो होता आपका कन्वेंशन ऑन अर्ली नोटिफिकेशन ऑन अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जो आपका बना था 1986 में हमारे गैस त्रासदी के बाद। फिर एक हुआ था आपका कन्वेंशन ऑन असिस्टेंट इन द केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी, ये भी आपका कब बना था? 1986 में बना था। ठीक है, ये दोनों कब बने थे? जब आपकी चांदबोली में बॉयलर दुर्घटना हुई थी, उसके बाद ये बनाए गए थे। कौन कौन सा? एक तो कन्वेंशन ऑन, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। कन्वेंशन ऑन अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1986 एंड कन्वेंशन ऑन असिस्टेंट इन द केस ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी 1986। ठीक है, ये जो आपका चांदबोली में हुआ था उसके बाद ये बनाए गए थे। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा क्या है, इसके लिए चुनौतियां और सुझाव। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो भाई अपर्याप्त निगरानी रखनी चाहिए, जागरूकता की कमी होती है और तेज औद्योगिकीकरण होता जा रहा है। अगर हम सुझाव की बात करें तो भाई जो आपका हैजर्ड मैपिंग होना चाहिए, डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सार्वजनिक रिपोर्ट होनी चाहिए, औद्योगिक विकास को सुरक्षा केंद्रित बनाना आवश्यक हो जाता है। तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या आ जाएगा? औद्योगिकीकरण प्रगति के लिए आवश्यक है लेकिन सुरक्षा पहले का सिद्धांत अनिवार्य होना चाहिए, जिससे हमारा जो सतत विकास है, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तभी संभव है और हम विकास के साथ साथ आपदा जोखिमों को न्यूनतम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा औद्योगिकरण है ये संघाई फ्रेमवर्क पे भी काम करता है। जैसे आपका रिस्क रिडक्शन हो गया, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग, प्रिपेयर्डनेस, बिल्ड बैक बेटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास को डिजास्टर रेजिलेंट डेवलपमेंट बनाना किसका लक्ष्य था? संघाई का लक्ष्य था। ठीक है भाई, तो चलो बहुत हो गया हमारा टॉपिक, इतना बड़ा ज़्यादा बना देते हैं हम। बड़ा बड़ा तो होता नहीं है, बीच बीच में जो चीज़ जाती है उसको करवाने में टाइम लग जाता है। तो ठीक है, आपको डिश समझ में आ गया क्या है, IAEA समझ में आ गया क्या